हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे राज्यसभा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। राज्यसभा को लेकर जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा के साथ साथ यदि हम देखें, जब हम संसद जो हमारी है पार्लियामेंट, वह कितने एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें हम कह सकते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कि यह हमारी जो पार्लियामेंट है वो 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है और 3 एलिमेंट्स से ही कंप्लीट हमारी पार्लियामेंट बनती है। तो उसमें हमने लोकसभा पर ऑलरेडी हमारा वीडियो आ चुका है और अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, किस आर्टिकल में राज्यसभा को लेकर बात की गई है, वो है आर्टिकल 80। और इसी के साथ में जब हम राज्यसभा को लेकर बात करें तो राज्यसभा के बहुत सारे नाम हैं। जैसे हम देखें, राज्यों का सदन यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको बोला गया है, उच्च सदन बोला गया है, अपर हाउस, इसी के साथ में इसको परमानेंट हाउस भी बोला गया है, इसको विशेषज्ञ सदन भी बोला गया है और इसी के साथ इसको सेकंड हाउस के नाम से भी जानते हैं हम। तो लेकिन जैसे बहुत सारे नाम हम सुन तो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो और नाम दिए गए हैं उसके पीछे भी वजह है। जनरली यदि हम देखें राज्यों का सदन क्यों बोला गया है, फर्स्ट यदि हम देखें तो जितने भी इसमें जो एमपी चुने जाते हैं वो राज्यों से ही चुनकर आते हैं, इसलिए उसको राज्यों का सदन बोला गया है। सेकंड, अपर हाउस की हम बात करें, अपर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जनरली सभी जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, वोट नहीं डालती है। यानी कि हम जो जिनको जैसे हम एमएलए को चुनाव करते हैं तो एमएलए ही जो एमपीज हैं, ठीक है ना, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए जो एमएलए होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वह ही इन सदस्यों का चुनाव करते हैं, इसलिए इसको अपर हाउस यानी कि उच्च सदन बोला जाता है। परमानेंट हाउस को लेकर बात करें, यह कभी भी भंग नहीं होती है, राज्यसभा हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस में रहती है। और इसी के साथ में जब हम देखते हैं इसको एक्सपर्ट हाउस की बात करें, जनरली यदि हम देखें इसमें जो 12 मेंबर है यानी कि 12 सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है और वो डिफरेंट फील्ड से जुड़े होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इसका एक्सपर्ट हाउस भी बोला जाता है। इसी के साथ में जब हम देखें, हमारा जो लोकसभा है वो फर्स्ट हाउस की कैटेगरी में आता है और जो हमारा राज्यसभा वो किस कैटेगरी में आता है, सेकंड हाउस। अब सबसे पहले हम देखिए राज्यसभा का जो गठन है सबसे पहले कब होता है, यानी कि राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड की बात हम करें तो सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन किया जाता है। और इसकी जो फर्स्ट सिटिंग की हम बात करें, यानी कि जो पहली इसकी बैठक होती है वो कब होती है, 13 मई 1952 को। तो ये तो हमने बात की गठन को लेकर, और उसकी जो प्रथम बैठक यानी कि फर्स्ट सिटिंग कब होती है। अब इसकी जो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा है, यानी कि राज्यसभा की जो संरचना को लेकर हम बात करें, यदि हम देखिए जो मैक्सिमम इसमें नंबर है वो कितना हो सकता है, यानी कि अधिकतम जो संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है, 250। लेकिन एट प्रेजेंट की हम बात करें, वर्तमान में जो नंबर है वो कितना है, 245। 245 में हम देखें इसमें 233 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एमपी चुने जाएंगे, यानी कितने यहाँ पर पहुँचेंगे राज्यसभा में। और 12 मेंबर को लेकर हम बात कर रहे थे, जैसे एक्सपर्ट हाउस की हम बात करें या विशेषज्ञ सदन बोल रहे थे, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका कोई चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति की अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है अपनी कि राष्ट्रपति किसको 12 सदस्यों में चुने जाएंगे, कौन होंगे वो। यदि हम देखें इसमें लिटरेचर, साहित्य, आर्ट्स, कला, साइंस और सोशल एरियाज, इन सभी के एक्सपर्ट होते हैं जो 12 मेंबर होते हैं। और इसी के साथ में जब हम देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस क्या है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं यानी कि एमपी हम जिनको बोलते हैं, तो उसमें क्या इलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो है इनडायरेक्टली इलेक्शन सिस्टम, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। जनरली हम देखते हैं जैसे लोकसभा के जो एमपी चुने जाते हैं तो वो पब्लिक से गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं और बहुत सारे इशू को बताते हैं जनता को। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो किसी से, आम पब्लिक से यदि हम देखें, ठीक है ना, वो उनसे गेट टुगेदर नहीं करते, नहीं मिलते हैं और ना ही वोट मांगते हैं। वो किससे मिलते हैं, जो हमारे राज्य हैं यानी कि
राज्यों के जो एमएलए हैं वही उनको वोट डालते हैं, और यूनियन टेरिटरी यानी कि सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है इसमें वो राज्यों के और संघ शासित प्रदेश है हमारे पास, उनसे जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा सदस्य में यहाँ पर भेजे जाते हैं। अब इसी के साथ में हम देखें इनका चुनाव इनडायरेक्ट तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यानी कि चुनाव जो किया जाता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, इसको हम बोले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आखिर है क्या है? जनरली यदि हम देखें इसको हम 2 एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। सपोज करें हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें क्या हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं ABCDEF करके। अब सपोज करें जब वोटिंग होती है, इसको हम ओपन वोटिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जब विधानसभाएं जो होती हैं उनमें खुला मतदान होता है, और उसमें क्या होता है जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो जैसे कैंडिडेट है तो जो वोटर है उनके लिए यानी कि एमएलए जो वोट डालेंगे वह किसी को भी एक कैंडिडेट के सामने भी एक लिख सकते हैं। और या फिर एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल ये भी है, जैसे कैंडिडेट हमारे हम सेम रख लेते हैं, उसमें क्या होगा, सपोज करो एक कैंडिडेट को 1 नंबर लिख दिया, किसी के आगे वह सेकंड भी लिख सकता है, किसी को थर्ड भी लिख सकता है, किसी को कुछ भी लिख सकता है। मतलब इस तरह से एक ये कह सकते हैं कि वह उसको वरीयता के आधार पर उसको वह चुनाव कर सकता है, उनको वोट देगा। तो फर्स्ट में तो ऐसा है कि एक को ही सारे वोट दे दिए, यानी कि एक को ही मेन प्रेफरेंस में उसने रखा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने वोट एक को तो दिया, लेकिन हमने और कैंडिडेट हैं उनको भी प्रेफरेंस में रख लिया। तो ये है हमारे जो पास एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। और इसी के साथ में हम देखें जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उसी के आधार पर उतने ही सदस्य चुने जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी है हमारे पास, यूपी में सबसे ज़्यादा 31 मेंबर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। और इसी के साथ में हम देखें जैसे लोकसभा में क्या होता है, सीक्रेट वोटिंग होती है यानी कि गुप्त मतदान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ओपन वोटिंग होती है, यहाँ पर सीक्रेट वोटिंग नहीं होती है। अब क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा को हम बात करें, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उसकी क्या योग्यताएं होंगी। एज क्राइटेरिया की हम बात करें, इसमें 30 ईयर 30 वर्ष प्लस होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। इसी के साथ जब हम बात करें जो टर्म है यानी कि जो कार्यकाल है वो कितना होगा, 6 ईयर 6 साल उसका सदस्यों का कार्यकाल होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बनाई गई है, वो क्या है, हर 2 वर्ष के बाद 1 यानी कि 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव। लेकिन जनरली हमें लगता है कि हम सुनते भी आ रहे हैं और हम पढ़ते भी हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष है, वो तो ठीक है, वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन जब राज्यसभा को लेकर बात करते हैं इसके जो सदस्य होंगे उसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। लेकिन एक कंडीशन और बना दी कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव भी किया जाएगा। तो ये प्रोसेस है क्या, जनरली यदि हम देखें जब हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा ने काम करना जब शुरू किया था तो उस टाइम पर राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग यानी कि प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ने एक सिस्टम बनाया था। वो क्या था, यानी हम देखें हमारी जो राज्यसभा है उसने काम करना शुरू कब किया, 1952 में। तो उसने 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया। 3 ग्रुप में यदि हम देखें, जैसे हम लिख लेते हैं इसमें 1952 है, 1954, फिर उसके बाद 1956 और 1958। तो उसमें 3 ग्रुप की हम बात करें, 3 ग्रुप्स जनरेट किए और उसमें एक सिस्टम ये बनाया कि जैसे सपोज करें 1952 से 1954, फिर उसके बाद 56 और 58 तक कुछ सदस्य इसमें ऐसे होंगे जो 2 साल के लिए काम करेंगे, 2 ईयर के लिए, कुछ ऐसे होंगे जो 4 ईयर के लिए काम करेंगे यानी 4 वर्ष के लिए, और कुछ ऐसे होंगे जो अपना टर्म पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। और इसी जो एक व्यवस्था बनाई थी, 3 जो ग्रुप बनाए थे कि उसमें जो स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग में कुछ सदस्य 2 वर्ष के लिए, फिर कुछ सदस्य 4 वर्ष के लिए, कुछ ऐसे हैं जो कंप्लीट होंगे। लेकिन एक कंडीशन हो रहा है कि जो सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे तो उनके स्थान पर वही सेम सदस्य भी आ सकते हैं।
ये भी कंडीशन है। और यह वह सिस्टम है जो सदस्यों की, यदि हम देखें, बहुत सारे डाउट्स ये क्रिएट करता है, तो इसको हमने क्लियर किया है दोस्तों। अब इसी के साथ में हम जो कोरम को लेकर, गणपूर्ति को लेकर बात करें कि राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो कैसे काम करेगी राज्यसभा, तो उसके लिए यदि हम देखें कितने मेंबर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जनरली हम देखें, यदि हम 250 के अकॉर्डिंग देखें तो 110 उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है, यानी कि जो टोटल सदस्य होंगे, ठीक है ना, उसको हमें 10 से डिवाइड करना है। जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो कितना आता है, 25। इट मीन्स यानी कि राज्यसभा को चलाने के लिए टोटल जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, तभी राज्यसभा की जो कार्यवाही है राज्यसभा अपने काम को कर पाएगी। अदरवाइज जो राज्यसभा है वो काम नहीं कर सकती। और इसी के साथ में एट प्रेजेंट यदि हम देखें हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, 245। 245 को भी यदि हम देखें, इसको 10 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 24.5। इसका इट मीन्स क्या है, यानी कि 25 ही होने चाहिए, तभी राज्यसभा अपने काम को कर सकती है। और इसी के साथ में जब हम देखें यहाँ पर जो राज्यसभा हमारे पास, उसमें चेयरमैन का भी एक पद होता है, यानी कि राज्यसभा को चलाने वाला भी चाहिए ना। तो राज्यसभा को चलाने के लिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं, इसको सभापति भी बोलते हैं, इसको चेयरमैन भी बोलते हैं, और सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इसकी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। और इसी के साथ में जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें से एक डिप्टी चेयरमैन भी चुना जाता है, यानी कि यह सदस्य राज्यसभा के सदस्यों से ही चुना जाएगा। कौन, डिप्टी चेयरमैन। और जो सभापति को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसका चुनाव होता है, इसका टर्म भी अलग है 5 ईयर के लिए, यानी कि उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए काम करेगा। और यदि रिजाइन वाली कंडीशन आती है तो किसको देगा रिजाइन, अपना राष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन दे सकता है। अब इसका जो उपसभापति है यानी कि डिप्टी चेयरमैन है, इसका जो टर्म है वो कितना रहेगा, 6 ईयर, 6 साल के लिए यह काम करेगा। और अब हम देखते हैं राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियाँ, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। इसमें हम देखें इसके अलग अलग पावर्स हैं। जैसे हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इसमें, यानी कि विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति में जब हम बात करते हैं, वैसे तो विधायी शक्तियों में लोकसभा ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन यदि हम देखें जब लॉ मेकिंग की बात आती है तो यानी कि कानून निर्माण में यदि हम देखें तो राज्यसभा भी अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि वह भी सहयोग करती है। और यदि हम देखें जो साधारण विधेयक होते हैं, जिनको हम अवित्तीय विधेयक यदि हम कहें, साधारण विधेयकों के संबंध में यदि हम देखें, दोनों में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या है, इक्वल पावर, दोनों को इक्वल पावर दी गई है। और इसी के साथ में यदि हम देखें सभी जितने भी इम्पोर्टेंट जो बिल होते हैं लोकसभा में ही प्रेजेंट किए जाते हैं और राज्यसभा में वो प्रेजेंट नहीं किए जाते। लेकिन इसी के साथ में हम देखें राज्यसभा जो है लोकसभा के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, यानी कि जो वहाँ से पास हो जाते हैं लोकसभा के द्वारा और फिर उसके बाद राज्यसभा में आते हैं। तो इस तरह की जो जनरल बिल को लेकर हम बात करें तो राज्यसभा 6 मंथ के लिए अपने पास रोके रख सकती है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच में साधारण विधेयक को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। मतभेद की अवस्था में क्या है, फिर राष्ट्रपति क्या करता है, जॉइंट सेशन बुलाता है और जॉइंट सेशन में साधारण विधेयक पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है और उसके बाद तब जा कर के हम कह सकते हैं कि साधारण विधेयक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। और इसी के साथ में हम देखें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यानी कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, जनरली यदि हम देखें लोकसभा पर जब हम बात कर रहे थे तो लोकसभा में क्या है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी, इसके लिए लोकसभा के प्रति होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्यसभा के प्रति वह कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं जो एमपी होते हैं हमारे लोकसभा में, ठीक है ना, उनका जो चुनाव होता है और उसके साथ वो पूरे जो भारत की एक व्यवस्था है या सरकार के रूप में काम करते हैं। और इसी के साथ में जब हम बात करते हैं जब जनरल बिल है या मनी बिल है
ठीक है ना, इन पर डिस्कशन भी होता है। और राज्यसभा जो भी लोकसभा के जो यदि हम देखें बहुत सारे जो काम किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा, या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स की हम बात करें या प्रशासनिक चूक जो होती है तो लोकसभा उसकी आलोचना भी करती है। तो ये है एग्जीक्यूटिव्स के पावर्स। और इसी के साथ में हम देखें जो फाइनेंशियल पावर्स है हमारे पास, यानी कि वित्तीय शक्तियाँ हैं। वित्तीय सत्ता की जब हम बात करें तो इसमें राज्यसभा में धन विधेयक कभी प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो ये किस में किया जाएगा? मनी बिल को लेकर हम बात करें या धन विधेयक को बात करें तो यह है लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और इसी के साथ में जब हम देखें मनी बिल को लेकर राज्यसभा 14 डे अपने पास रखेगी। जिस दिन भी राज्यसभा में आ जाएगा तो उस दिन से हम काउंट करते हैं, और 14 डे राज्यसभा में रहेगा मनी बिल। और उसके बाद वह कुछ सिफारिश भी, रिकमेंडेशन भी कर सकती है, और यदि वह 14 डे से ज़्यादा अपने पास रखेगी राज्यसभा तो उस बिल को या मनी बिल को पास माना जाता है, ये कंडीशन भी है। और इसी के साथ में जो मनी बिल को लेकर जो सुझाव दिए जाते हैं लोकसभा उसको माने या ना माने उसकी अपनी इच्छा है। और इसी के साथ में जो फाइनेंशियल बिल की हम बात करें उस पर भी राज्यसभा सुझाव दे सकती है, लेकिन वो उसको माने या ना माने यह भी लोकसभा की अपनी इच्छा पर डिपेंड है। अब इसी के साथ में हम देखें जो संविधान संशोधन की शक्ति है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम बात करें जैसे हमने लोकसभा पर बात की थी कि लोकसभा को जो संविधान में संशोधन जो शक्तियाँ दी गई हैं वो बराबर हैं, तो इसको कह सकते हैं हम इक्वल पावर, यानी कि दोनों को इक्वल पावर दी गई है। लोकसभा के पास भी संविधान में संशोधन करने की इक्वल शक्ति है और राज्यसभा को भी। अब इलेक्टोरल फंक्शंस को लेकर हम बात करें, जो चुनावी कार्य हैं, किस तरह के राज्यसभा काम करती है चुनाव में, यदि हम देखें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी के साथ में हम देखें महाभियोग संबंधी शक्तियाँ, पावर्स रिगार्डिंग इम्पीचमेंट, यानी कि किस किस को हटा सकती है राज्यसभा, किस में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है। किसी पदाधिकारी को लेकर हम बात करें जैसे राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर किसको हटा सकती है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जज हैं और हाई कोर्ट के जो जज हैं उन पर इम्पीचमेंट लगा सकती है। तो ये कंडीशन तो है इम्पीचमेंट वाली। और इसी के साथ में हम बात करें जनरली बहुत सारी शक्तियाँ लोकसभा के पास डिफरेंट हैं और राज्यसभा के पास भी डिफरेंट शक्तियाँ हैं। यदि हम देखें दो स्पेशल पावर उसको दी गई हैं, दो स्पेशल पावर को लेकर जब हम बात करते हैं वो क्या आर्टिकल 249 में और आर्टिकल 312 में दो स्पेशल पावर उसको दी गई है राज्यसभा को। लोकसभा के पास ये पावर नहीं है। 249 में क्या है, चलिए अब हम देखते हैं आखिर 249 और 312 जो आर्टिकल है वो आखिर है क्या। सबसे पहले हम 249 को लेकर बात करते हैं। 249 में क्या है कि राज्यसभा को कुछ स्पेशल, जब जैसे हम देखें कुछ स्पेशल पावर है उसके पास, जैसे हमने बात की 249 और 312 के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले हम जो हमारे पास, जैसे हम सूचियाँ की बात करें, जो सूचियाँ हैं हमारे पास वो क्या है, इसमें हम संघ सूची है हमारे पास, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसमें हम देखें जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची है उस पर राज्य कानून बनाएंगे और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है यदि लगता है कि राज्य सूची में जो विषय हैं और वह राष्ट्रीय महत्व के हमारे, यानी कि हम देखें जो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे विषय हैं, तो राज्यसभा यदि एग्री हो जाती है और 2/3 की मेजोरिटी से उसको अप्रूवल दे देती है, यानी कि पास कर देती है राज्यसभा में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि संसद के पास उसको ले जा सकते हैं, लोकसभा के पास, और उस पर कानून बनाया जा सकता है। और इसी के साथ में यदि हम देखें आर्टिकल जो 312 है हमारे पास, आर्टिकल 312 में क्या है, राज्यसभा को 2/3 की मेजोरिटी जो दी गई है उससे क्या कर सकती है राज्यसभा, नई अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है ना, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है और यह फिर उसके बाद केंद्र सरकार को दे सकती है अधिकार कि जैसे यदि हम देखें आखिरकार जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं क्या,
ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर यदि हम बात करें, जैसे IAS ऑफिसर या IPS, इस तरह की जो सेवाएं हैं यदि हम देखते हैं तो इस तरह की सेवाएं भी हैं और भी नई सेवाएं बनाई जा सकती हैं। तो ये तो था हमारा जो आर्टिकल 312 में हमने बात की। लेकिन जनरली यदि हम देखें, हम बार बार 2/3 मेजॉरिटी को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या? सबसे पहले हम बात करें इसमें सिंपल मेजॉरिटी को समझ लेते हैं। सपोज करें हमने कोई भी फिगर ले लिया, सपोज करें हमने 210 की फिगर ली, और जो सिंपल मेजॉरिटी में होता क्या है, इसको 2 से डिवाइड किया जाता है। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 105। और इसी के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1। तो देखा जाए टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 106। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी में जनरली हम देखें एक नंबर हमें क्या मिलेगा, वह है 106। यानी कि इतने सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए या एग्री होने चाहिए। सपोज करें यदि हम देखें, वैसे मैक्सिमम राज्यसभा में हो सकते हैं 250, और इसी के साथ में एट प्रेजेंट हम बात करें 245 है हमारे पास। लेकिन सभी सदस्य हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं, कभी कोई किसी रीज़न से या कोई किसी वजह से प्रेजेंट नहीं हो पाता। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास नंबर होगा, यानी कि प्रेजेंट जो मेंबर होंगे उसकी जो हमें मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी में ये कंडीशन है। और इसी के साथ में हम 2/3 की जो मेजॉरिटी है उसमें कंडीशन में क्या होगा, जैसे हम सेम नंबर ले लेते हैं, जो सेम फिगर है हमारे पास 210 की फिगर है। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और नीचे 3, और इसके बाद जो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 70, यहाँ पर एक नंबर। अब हम क्या करेंगे, 70 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 भी करना है। तो टोटल 2 से करेंगे, जैसे हमारे पास नंबर क्या आता है, 3 से हमने डिवाइड किया तो 70 और मल्टीप्लाई 2, तो टोटल कितना हो गया, 140 और प्लस ये 1, तो कितना हो जाएगा। तो जो 2/3 मेजॉरिटी है उसके लिए हमें एक नंबर मिलेगा 141। तो दोस्तों ये है जो 2/3 मेजॉरिटी, जिससे हम जो आर्टिकल हैं 249 और 312 में ये इस मेजॉरिटी से हम काम करेंगे। तो दोस्तों आज हमने राज्यसभा को कंप्लीट किया है। यदि इसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी, आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।